अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ दी फ्रॉम द सेकंड सेक्शन 2 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। यानी सॉलिड सब्सटेंस की सतह पर जब डिफरेंट सब्सटेंसेस इंटरेक्शन करते हैं तो उसे हम सरफेस केमिस्ट्री के टाइटल के अंडर स्टडी करते हैं। जब भी कोई सॉलिड सरफेस एक्सपोज होता है किसी गैस से या किसी लिक्विड से, तो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसकी सॉलिड की सरफेस पर कंसंट्रेट कर जाते हैं। सो हम कहते हैं कि हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड की जो सरफेस है उस पर एक्यूमुलेट कर गए। और ये फिनोमिना जिसमें हम एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस और अ लिक्विड एट अ सॉलिड सरफेस हम देखते हैं, इसे एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। एक लफ्ज़ होता है एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का पेनिट्रेट कर जाना, जज़ब हो जाना। और एक होता है एड्सॉर्प्शन, जिसमें आपके पास पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होते लेकिन सरफेस पर स्टे करते हैं इंटरेक्शन की सूरत में, सो उसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब एड्सॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, दीज आर टू टर्म्स विच आर रिलेटेड टू इट। दैट सब्सटेंस विच कंसनट्रेट्स अपॉन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, जो आपके सॉलिड पर कंसनट्रेट किया उसे एड्सॉर्बेट कहेंगे, और जिस सॉलिड पर जो पार्टिकल्स आकर कंसनट्रेट हो रहे हैं उसे हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। सो फ्यू एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, ये एक ऑर्गेनिक डाई है। व्हेन फाइनली डिवाइडेड चारकोल इज स्टिर्ड इनटू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक डाई विच इज मिथाइलिन ब्लू, देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई आर एब्सॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द चारकोल. The process of adsorption is noted by the effect that intensity of the color of the solution decreases. क्योंकि इसका एक कलर होता है और जैसे ही ये पार्टिकल्स जो है चारकोल के पार्टिकल्स इसे एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके पास कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे हम इफ़ेक्ट को नोट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया। ये जैसे जैसे इन पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर ऑफ द गैसेस जो है डिक्रीज़ हो जाता है जब पाउडर चारकोल आप वेसल में डाल दें। यानी आपके पास ये गैसेस कंटेनर में मौजूद हैं, किसी वेसल में मौजूद हैं, और उसमें आपने पाउडर चारकोल ऐड कर दिया। होता क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब वो जो चारकोल की सरफेस पर जाकर कंसनट्रेट कर जाएंगे, तो हम कहते हैं कि गैस जो है अब एब्जॉर्ब हो गई है सरफेस ऑफ चारकोल पर, जिसकी वजह से प्रेशर कम जो है हुआ है और वो ऑब्जर्वेशन में हमारी आया। दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ द एड्जॉर्प्शन हेयर। अब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है? एड्जॉर्प्शन में जैसा कि आपने देखा कि कंसनट्रेशन जो है पार्टिकल्स की सरफेस ऑफ सॉलिड पर स्टे कर जाती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर आउटर सब्सटेंस जो होता है वो एड्जॉर्बेंट की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है। सो ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड चलते रहते हैं, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना। और एक न्यू टर्म भी इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्प्शन, जो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को इंक्लूड करती है। हम एब्जॉर्प्शन क्यों होती है? जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड सब्सटेंस के बल्क क्वांटिटी में मौजूद होते हैं जब भी किसी सॉलिड के, तो वो सेटिस्फाई होते हैं अपने इर्द गिर्द तमाम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। हम को इस टर्म में स्टडी कर सकते हैं कि जो बल्क क्वांटिटी में पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके गिरदो नवा में एटम्स और मॉलिक्यूल्स उनकी वैलेंसेस को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो उन मॉलिक्यूल्स का क्या जो सरफेस पर मौजूद हैं। अब सॉलिड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैलेंस नहीं होते। अब उनके लिए अगर हम टर्म यूज़ करें तो हम कहते हैं देर आर रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस विच आर प्रेजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस। उन फोर्सेस की जो वजूहात हैं वो क्या हैं कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड सरफेस पर जब स्टे कर जाते हैं और एब्जॉर्बेट पर जब वो स्टे कर जाते हैं तो ये रेजिडुअल फोर्सेस ही हैं, ये अनबैलेंस फोर्सेस ही हैं, जिसकी वजह से आपके पास मॉलिक्यूल्स कुछ एब्जॉर्ब कर गए जो फुली बैलेंस थे, और जो नहीं कर पाए वो आपके पास एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना शो करते हैं। अब दो तरह का एब्जॉर्प्शन का बिहेवियर होता है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक ऐसे इंटरेक्शन को कहते हैं जो वॉन्डर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से डेवलप हो। यानी सॉलिड सरफेस और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वॉन्डर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस की बदौलत जो एब्जॉर्प्शन हम देखते हैं वो फिजिकल होती है। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस को आप चारकोल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता देखते हैं, तो दैट इज़ दी फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और ये वॉन्डर वॉल एब्जॉर्प्शन भी कहलाती है, जिसमें गैस सॉलिड सरफेस पर आकर स्टे करती है और वॉन्डर वॉल इक्वेशन या वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन के थ्रू ये काम होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि वही गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड सब्सटेंस के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाकर जो आपके पास डेवलप करते हैं फिनोमेना, दैट इज़ केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसे केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं।
सो हाइड्रोजन के बारे में अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन जो है वो केमी इजॉर्ब्ड होती है निकल पर। हाइड्रोजन का वैसे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है निकल पर, लेकिन जैसे ही ये डिसोसिएट होगी और डिसोसिएशन पर ये केमी इजॉर्ब होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस का, फिजिकल भी और केमिकल भी। जैसे कि हाइड्रोजन में आपने पहले फिजिकल इफेक्ट देखा है, देन केमिकल हम इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल और केमिकल में क्या फ़र्क है? बहुत सारी वजूहात हैं इसमें। नंबर 1, सरफेस एरिया। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। सो लाइक निकल और प्लाटिनम मेटल्स हैं, अगर ये फाइनली डिवाइडेड हैं तो ये ज़्यादा आपके पास डिग्री के साथ, ज़्यादा एक्सटेंट के साथ हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे चारकोल या सिलिका जेल को हम इस्तेमाल करते हैं। सो सरफेस एरिया काउंट्स अ फैक्टर। सेकेंड है जी नेचर ऑफ गैस। कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपने गैस की जो क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आप सल्फर डाइऑक्साइड का टेम्परेचर देख सकते हैं, जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर है 157 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 ग्राम आप एक्टिवेटेड चारकोल को एब्जॉर्ब करवाते हैं 380 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अगर मीथेन और हाइड्रोजन को लें तो वो इससे कम है। तो डिपेंड करता है कि आप कंडीशन क्या दे रहे हैं क्रिटिकल, और उस पर आपके पास अगर कम हम कंडीशन देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर की तो एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। It is the amount of heat evolved when 1 gram mole of a gas is absorbed on the solid surface। यानी अगर 1 मोल यानी 1 ग्राम मोल आपके पास किसी भी गैस का सॉलिड सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है तो उसे उस दौरान जितनी हीट ऑफ आपके पास रिलीज होती है उसे हम हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में कम होती है और रेंज इसकी होती है 5 किलो कैलोरीज पर मोल, और ये 20 to 100 की रेंज में भी फॉल करती है केमिजॉर्प्शन के लिए। सो ये दोनों में फ़र्क भी है। रिवर्सिबल नेचर ऑफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो गैस एब्जॉर्ब होती है सॉलिड के सरफेस पर वो डीजॉर्ब भी होती है अगर आप रिवर्स कंडीशंस दे दें टेम्परेचर या प्रेशर की। और केमिसॉर्प्शन का जो फिनोमेना है वो रिवर्सिबल नहीं होता। कंपाउंड आपके पास प्रोड्यूस होता है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखें तो लो टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है और हाई टेम्परेचर जो है केमिजॉर्प्शन को फेवर करता है। लाइक नाइट्रोजन की अगर हम देखें तो नाइट्रोजन फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करता है आयरन की सरफेस पर एट अबाउट 190 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक लो टेम्परेचर है। लेकिन जब टेम्परेचर हम हाई कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही आपके पास केमिजॉर्प्शन करके केमिकल बॉन्ड्स बनाकर जो है नाइट्राइट की फॉर्मेशन करता है। तो ये हम डिफरेंस देख रहे हैं। नेक्स्ट में है जी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के हवाले से देखा जाए तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज डेवलप होती है एड्जॉर्ब गैस एंड दैट विच इज़ प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द गैस। सो जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और जब कम करेंगे तो ये डीजॉर्प्शन करवाएगा। सो ये एक इफेक्ट है। लास्ट है जी थिकनेस ऑफ द एड्जॉर्ब लेयर। लैंगमोर ने सबसे पहले इस पर बात की कि एड्जॉर्ब गैस की जो थिकनेस है वो 1 मॉलिक्यूल होनी चाहिए एट लो प्रेशर। और अगर हम फिजिकल इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और अगर हम प्रेशर हाई कर रहे हैं तो मल्टी मॉलिक्यूलर थिक लेयर जो है प्रोड्यूस होती है। सो ये भी थिकनेस भी इफेक्टिव है, इसकी भी कुछ कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस इन अ क्लोज वेसल इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज भी एक्वायर करता है जिसमें एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेसल में फ्री हैं। सो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस जितनी एड्जॉर्ब होगी किसी भी वेसल में सॉलिड पर, वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करती है। तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म कहते हैं आइसो मीन सेम और थर्म हीट यानी टेम्परेचर से निकला है, यानी सेम टेम्परेचर। सो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो हम प्रेशर के चेंज के साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस के चेंज को स्टडी कर सकते हैं। तो वो रिलेशनशिप जिसमें इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अ गैस एंड द वेट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस, उसे हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक इक्वेशन की सूरत में होता है जिससे ग्राफ बनता है और ग्राफ आपको कर्व की सूरत में मिलेगा। डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट अप्रोच थी एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के हवाले से। तो दो आपके पास एब्जॉर्प्शन के आइसोथर्म्स बड़े कॉमन हैं। एक है फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक बेसिकली उसने एक जो है एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप की फॉर्म में एक आइसोथर्म दिया है एब्जॉर्प्शन का, दैट इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 W/m इज इक्वल टू K/P1/n। W यहाँ पर है गैस जो एड्जॉर्ब होती है सॉलिड की सरफेस पर, उसका मास। M क्या है? एड्जॉर्बेंट एट स्पेसिफिक प्रेशर।
और k हमारे पास कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा और एड्जॉर्बेंट पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इसका ताल्लुक टेम्परेचर से भी है। n जो है वो कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ गैस, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब अगर इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली देखें तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स का एक्सप्रेशन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का एक्सप्रेशन हम लगाएंगे। सो प्रेशर इसके अकॉर्डिंग हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और w ओवर m का रेशो y एक्सिस पर लेंगे तो हमें एक राइजिंग कर्व मिलती है। सो वी गॉट अ कर्व जहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पर प्रेशर लिया गया है, y एक्सिस पर w ओवर m का फैक्टर ले रहे हैं और एक शार्प हमें कर्व मिल रही है जिसमें दो कंडीशंस आप देख सकते हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस पर आपने प्रेशर लिया है तो ये लो प्रेशर पर आप देख सकते हैं कि शार्प राइज हमें कर्व में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास वही कर्व इट बिकम्स पैरेलल। सो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस के यानी प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो w ओवर m का फैक्टर था वो सर्टेन लिमिट पर पहुंचने के बाद प्रेशर की वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। इससे एक और पॉइंट भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि फर्दर आपके पास एक प्रेशर लिमिट के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस रुक जाती है। सो ये पैरेलल पॉइंट हमें इस पॉइंट को हाईलाइट करके बताता है। इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम दोनों साइड्स पर लॉग ले लें और विद बेस 10 तो लॉग आप लें दोनों साइड्स पर तो ये लॉग w ओवर m इज इक्वल टू लॉग k, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इन द लॉग इज रिप्लेस बाय द प्लस फैक्टर। सो लॉग k प्लस लॉग आपने किसी भी पावर वाले फैक्टर का अगर लॉग लेना है तो उसकी पावर कॉफिशेंट बन जाती है यानी 1 ओवर n देन लॉग p। सो इसी आप ज़रा रीअरेंज करें तो 1 ओवर n लॉग p को पहले ले आएँ और लॉग k को नेक्स्ट पर ले जाएं तो ये इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें हमारे पास लॉग w ओवर m y एक्सिस पर फॉल करेगा और आपके पास ये 1 ओवर n हमारा m है यानी स्लोप है, लॉग p आपके पास x एक्सिस होगा और लॉग k इंटरसेप्ट है। सो इन तमाम कैलकुलेशन से हम स्ट्रेट लाइन की जजमेंट करेंगे और स्लोप और इंटरसेप्ट जो है हमें k और n की वैल्यूज़ भी देती हैं और ये दोनों कांस्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम में। सो लेट्स सी द ग्राफ कि इसमें आप देख सकते हैं y एक्सिस और x एक्सिस पे हमने उसी तरह से लिया और ये जो ओरिजिन से आपका की स्ट्रेट लाइन जो है ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो इंटरसेप्ट हमारे पास log k है और स्लोप हम एंगल से निकाल लेंगे tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर n। और ये हमारे पास यहाँ पर जो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है एट हाई प्रेशर इट इज़ गॉन चेंजेस इनटू अ कर्व। तो आप एक कर्वेचर देख रहे हैं टॉप पर यानी हाई प्रेशर पर जब ये पहुँचता है तो ये आपके पास हायर वैल्यूज़ ऑफ लॉग p पर ये स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो जाती है कर्व में। तो फ्रैंकलिन इक्वेशन जो है इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन एंड डज नॉट अप्लाई टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स एट हाई प्रेशर। ये इक्वेशन एक फर्जी इक्वेशन है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस पर अप्लाई नहीं होती जब हम हाई प्रेशर जो है सॉलिड्स पर अप्लाई करते हैं। सो एक और सेकंड हमारे पास एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है दैट इज़ लैंगमोर एंड लैंगमोर एब्जॉर्प्शन की 3 बेसिक एग्जाम्पशंस थी। पहली, द गैस विच इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड हैज़ अ लेयर ऑफ 1 मॉलिक्यूल थिकनेस। यानी एब्जॉर्प्शन की सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स आपके पास सॉलिड सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे उनकी थिकनेस 1 लेयर होनी चाहिए। सो 1 मॉलिक्यूल जितनी थिकनेस उसकी होनी चाहिए और यही यूनिमॉलिकुलर लेयर जो हमारे सॉलिड की सरफेस पर डेवलप हो रही है इसे थ्रू आउट दी सॉलिड यूनिफॉर्म होना चाहिए। तीसरी चीज़, देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द एड्जॉर्ब गैसेस विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एड्जॉर्ब गैस और आपके पास मॉलिक्यूल्स जो एडजेसेंट एक दूसरे के उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं डायग्राम जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन डेवलप हो रही है और ये आपका एड्जॉर्बेट है और ये एड्जॉर्बेंट है और ये कवर्ड सरफेस है सारी, और जो सरफेस आपके पास कवर्ड नहीं है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऊपर आपके पास वेसल में फ्री गैस है एक कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ। सो लैंगमोर का मानना था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन है वो कुलियन की वजह से होती है जब गैस के मॉलिक्यूल्स सॉलिड की सरफेस के साथ आकर टकराते हैं और इस कोलियन के दौरान सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हो जाते, कुछ आपके पास डी एब्जॉर्ब भी होते हैं यानी हम कह सकते हैं कुछ एवापोरेट कर जाएंगे, कुछ एब्जॉर्ब होंगे, कुछ आपके पास डीजॉर्ब्ड होंगे। सो एक स्टेज पहुंचेगी जहां पर एब्जॉर्प्शन का रेट और डी एब्जॉर्प्शन का रेट इक्वल हो जाते हैं, उसे हम स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी चीज़ को लैंगमोर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को मैथमेटिकली जो है डिराइव किया गया है कि अगर आपके पास टोटल सरफेस सपोज कर लें कि टोटल सरफेस सॉलिड की जिस पर गैस एब्जॉर्ब हो रही है वो यूनिटी है, टोटल सरफेस यूनिटी है और थीटा वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस है जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स ने कवर किया हुआ है। जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कवर्ड सरफेस बाय द एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स थीटा है। सो वो मॉलिक्यूल्स जो आपके पास नेकेड हैं अनकवर्ड हैं दैट इज़ 1 माइनस थीटा। जो सरफेस कवर्ड नहीं है
वो 1 माइनस थीटा कहलाएगी। जो कवर्ड सरफेस है वो तो थीटा है, और जो कवर्ड नहीं है वो 1 माइनस थीटा कहलाएगी। सो इससे हम कुछ कंडीशंस निकालेंगे, यानी रेट ऑफ डिसऑर्प्शन हमारे पास थीटा पर डिपेंड करती है कवर्ड सरफेस पर, और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो हम डिसऑर्प्शन का कांस्टेंट यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसऑर्प्शन इज के डी। सो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज इक्वल टू के डी थीटा। इसी तरह जो दूसरा फिनोमेना हम देख रहे हैं दैट इज़ दी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन 1 माइनस थीटा और प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए 1 माइनस थीटा डॉट पी। सो इक्वेशन नंबर 2 हाईलाइट करी है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो बेयर सरफेस पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी 1 माइनस थीटा, एक्सटर्नल प्रेशर पी पर भी डिपेंड कर रहा है, और रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन पर भी डिपेंड कर रहा है, जिसे हम के ए से डिनोट कर रहे हैं, यानी 3 फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहा है। जब हमारे पास स्टेज पहुंचती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 को आप आमने सामने ले आएंगे, और इनके एक्सप्रेशंस में आप कुछ चेंजेस करेंगे, लाइक के ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 और पी के साथ, तो के ए पी और के ए थीटा और पी के ये इक्वल आ जाएगा, यानी एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ साथ प्रेशर दोनों में आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से के ए थीटा पी को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाता है, और यहाँ से थीटा कॉमन निकाल लें तो के डी प्लस के ए पी इज इक्वल टू के ए पी आ जाता है। थीटा यहाँ पर रहने दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आकर डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन में आप राइट और हैंड साइड पर जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में के डी को डिवाइड करें तो हमारा एक्सप्रेशन रेशो ऑफ के ओवर के डी बन जाएगा सारे एक्सप्रेशन में। सो यहाँ से रेशो ऑफ के ओवर के डी जो है आपके पास कैपिटल के इक्वल आता है, जो दो रेट कॉन्स्टेंट्स का रेशो है। सो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा थीटा इज इक्वल टू के डॉट पी ओवर 1 प्लस के डॉट पी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। और इसमें ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के है फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, उसे हम एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। जितना रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पर बढ़ेगा उतना ही एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बढ़ेगा। सो इक्वेशन नंबर 4 हमें बताती है कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, और एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कैपिटल के पर भी डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन 4 हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही है। लेट अस सपोज कि हमारे पास जो गैस एड्जॉर्ब हुई है उसकी अमाउंट पर ग्राम x है, सो ये और वो प्रोपोर्शनल है थीटा के। सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा अभी अपने इक्वेशन 4 में देखा, वो आप यहाँ पुट करें तो x इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो k प्राइम। सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5, विच इज टेलिंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इस इक्वेशन को लैंगमोर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं। सो फर्दर इसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे in order to get the straight line equation. So x is equal to k prime kp over 1 plus kp। अब यहाँ से आप ये इस एक्सप्रेशन को इन्वर्ट कर दें तो 1 ओवर x 1 ओवर k प्राइम 1 प्लस के पी ऊपर आ जाएगा और kp नीचे चला जाएगा। सो यहाँ पर प्रेशर जो था इसके साथ kp के साथ दूसरी तरफ ले जाएं, टॉप पर जाकर ये मल्टीप्लाई होता है, एंड देन p ओवर x आपके पास 1 ओवर k प्राइम, और इस एलसीएम को आप अगर इस सिंपल फॉर्म में ले आएँ तो ये बन जाता है 1 ओवर k प्लस p, जिसको कन्वर्ट करें तो यही फॉर्म बनती है, यानी दोनों फॉर्म्स इक्वल हैं। सो यहीं से आप चेंजेस करेंगे तो p ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर k प्राइम, और k जब ये पहला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये k डबल प्राइम बन जाएगा, और साथ p जब दूसरी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 ओवर p ओवर k प्राइम। सो ये इक्वेशन नंबर 6 है, विच इज़ अगेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो p ओवर x को y एक्सिस पर लेंगे और प्रेशर को आप x एक्सिस पर लेंगे, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसमें स्लोप हमारी जो इंटरसेप्ट है वो 1 ओवर k प्राइम डबल प्राइम है, और 1 ओवर k प्राइम सिंगल प्राइम जो है वो स्लोप है जिसे tan थीटा कहते हैं, जो एंगल हम पैरेलल टू x एक्सिस बनाते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन से जस्टिफाई हो रहा है। ये जो लैंगमोर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये लो प्रेशर पर होल्ड करती है और फेल हो जाती है हाई प्रेशर्स पर। सो दिस इज़ द वन थिंग। एड्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूट्स फ्रॉम सोल्यूशन, ये अगेन ये जो दोनों एड्जॉर्प्शंस थे फ्रैंक और लैंगमोर, ये दोनों एड्जॉर्प्शंस लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। सो एड्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूट्स फ्रॉम सोल्यूशन, हम ये बेसिकली हम एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में आपने कई दफ़ा देखा है कि ये जो है कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में काम मदद देता है। जैसे कि ये बहुत सारे डाइस को स्टफ्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब भी किसी सोल्यूशन लाइक हमारे पास एक एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है और उसे हमने एक्टिवेटेड चारकोल के साथ शेक कर दिया तो कुछ अमाउंट एसिड की ये रिमूव कर देगा एड्जॉर्प्शन के थ्रू,
और जो एसिड की अमाउंट हमारे पास सोल्यूशन में डिक्रीज़ होगी वो हम जेहन में रख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से बहुत सारे फिनोमिनाज हैं कलर एड्जॉर्बेंट के साथ साथ. सो एड्जॉर्प्शन फॉर द सोल्यूशन मोस्टली फॉलो द सेम प्रिंसिपल फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेज बाय द सॉलिड्स. सोल्यूशन और गैसेस की एड्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, चाहे वो आप गैसेस के लिए स्टडी करें या वो आप किसी सोल्यूशन स्टेट के लिए स्टडी करें. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस और एड्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स को हाईलाइट करते हैं और इनके रेट्स इक्वल होते हैं. फ्रेंडलिक हैज़ गिवन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एड्जॉर्ब रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. और वो एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट में देखा था W/m = K.C(1/n). और C यहाँ पर एक न्यू टर्म है जो सोल्यूशन के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सोल्यूशन. बाकी तमाम फैक्टर्स वही हैं. अब इसी एक्सप्रेशन में अब आप इसको हाईलाइट करें यानी लॉग में कन्वर्ट करें तो ये लॉग लेने के बाद ये फॉर्म इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी जो आपने पीछे भी पढ़ी थी दूसरे फैक्टर प्रेशर के साथ. सो आपके पास ये एक्सप्रेशन भी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसमें भी हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलती है. उसी तरह स्लोप मिलेगा y = mx+c. सो ये तमाम इक्वेशंस हमें जस्टिफाई करती हैं कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही है और वो हाई प्रेशर पर जाने के बाद जो है कर्व में कन्वर्ट हो जाती है. अब एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं? बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रियल भी और लेबॉर्ट्री के लिहाज से भी. पहली है जी कलर्ड मैटर जो है सोल्यूशंस में से रिमूव करवाना. जब भी लेबॉर्ट्री में आपके पास सब्सटेंसेस प्रिपेयर होती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर, तो वो कलर दे देती हैं कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से. तो एनिमल चारकोल इज़ द बेस्ट वन जो कलर को रिमूव करने में मददगार साबित होता है. और इसी तरह जो हमारे पास कैन शुगर होती है इसके जो सोल्यूशन में भी कलर आ जाता है तो उसको भी डी कलराइज किया जाता है एनिमल चारकोल डालकर. सो एक्टिवेटेड चारकोल या एनिमल चारकोल डालकर जो है कलर रिमूव कर लिया जाता है सोल्यूशन में से. सेकंड जो फिनोमेना है बेस्ट एप्लीकेशन है वो है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस. जो भी क्रोमेटोग्राफी का जो फिनोमेना है वो सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन पर ही डिपेंड करता है. सो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी मिक्सचर को डिसॉल्व करते हैं ख़ास सॉल्वेंट के अंदर और फिर सोल्यूशन को हम ट्यूब में पोर कर देते हैं जिसमें एड्जॉर्बेंट ऑलरेडी मौजूद होता है. और मोस्ट कॉमनली एड्जॉर्बेंट जो है वो एलुमिना को इस्तेमाल किया जाता है. एलुमिना जो है वो यहाँ पर काम करेगा. कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं मिक्सचर के जो आसानी से एलुमिना पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी आपके पास अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब पर ही रह जाएंगे. और जो बाकी पार्ट्स हैं मिक्सचर के वो 1 बाय 1 करके अपने एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के लिहाज से एड्जॉर्ब होंगे. सो इस तरह मिक्सचर ऑफ गैसेस को सेपरेट कर लिया जाता है बाय द सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस बाय द लिक्विड. इसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं. इसके अलावा जी थर्ड एप्लीकेशन है हेट्रोजेनस कैटालिसिस. हेट्रोजेनस कैटालिसिस वो कैटालिसिस होता है जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट और आपका जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट फेज में होता है. मोस्टली सॉलिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और यही वजह है कि वो आपस में सरफेस पर रिएक्ट भी करते हैं और आपके पास रिएक्शन को कंप्लीट भी कर देते हैं. सो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम नेक्स्ट एप्लीकेशन. जब आपके पास सपोज वी हैव पार्शली एवैक्यूएटेड वेसल और उसे आपने कनेक्ट कर दिया एक्टिवेटेड चारकोल के साथ जो लिक्विड एयर को कूल भी कर रहा है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारकोल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा. ये प्रोसेस हाई वैक्यूम इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है जैसा कि दीवार फ्लास्क जहाँ पर लिक्विड एयर या लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करना होता है वहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल होती है. इसके साथ साथ एक और एब्जॉर्बेंट भी है दैट इज़ सिलिका जेल. लास्ट है जी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. मेटल्स की एक मेटलर्जी का फिनोमेना होता है जिसमें ओर्स को क्रश करके फाइन पाउडर में तब्दील करते हैं और फिर उन्हें पानी में सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उसे एजिटेट किया जाता है किसी भी पाइन ऑयल के साथ और उस वाटर में डिटर्जेंट डाल दिया जाता है. अब डिटर्जेंट का काम क्या है कि वो फोमिंग एजेंट यानी झाग बनाएगा. जैसे ही वो एजिटेट होगा एयर बबल्स ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे मिक्सचर में और वो एयर बबल्स जो हैं डिटर्जेंट्स की मदद से स्टेबलाइज होंगे और जितने भी आपके पास एड्जॉर्ब्ड मिनरल पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के साथ वेट हो जाते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं और जितने भी सिलिका के या अर्थी मैटर हैं वो आपके पानी के साथ सेटल डाउन हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे. तो ये मेथड है हमारे पास हम मैटर्स को सेपरेट कर पाते हैं और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स and like lead sulfide, zinc sulfide and copper sulfide. This is all about the adsorption, its types, its graphs and its applications. Next हमारे पास फिर further हम catalysis देखेंगे and this is very important topic for the long question point of view. Best of luck.